नमस्कार, मैं राधिका कौशिक और आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं हमारे सहयोगियों का और जानते हैं प्रदेश की दिन भर की खबर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जाने पार्टी के जमीनी हालात। विशेष प्रवास योजना में जिलों का दौरा कर लौटे मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों ने सीएम राजे को दिया फीडबैक। अब इस फीडबैक के आधार पर भाजपा की रणनीति होगी तय। 14 अप्रैल से 5 मई तक गांव-गांव और शहर-शहर घूमने के बाद आज मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने सरकार की हालात बयां की। दिन भर मैराथन बैठकों का दौर चलता रहा। एक-एक कर मंत्री और पार्टी पदाधिकारी सीएम राजे और संगठन के बड़े नेताओं के सामने जमीनी हालात बयां करते रहे। सीएम ने सबकी बात गंभीरता से सुनी और हर सुझाव को सीएम राजे ने गंभीरता से लिया। सीएम के सामने नेताओं ने जिलों में पार्टी की स्थिति बयां की। विधानसभा वार क्या क्या समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने से पार्टी को चुनाव में कितना फायदा हो सकता है, किस क्षेत्र के संगठन में बदलाव की आवश्यकता है या फिर पार्टी किन कमजोरियों को दूर कर फिर से सत्ता में आ सकती है। इन तमाम बातों को लेकर प्रवास वाले नेताओं ने पार्टी को अवगत कराया। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए कांग्रेस ने कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उम्मीदवार चयन करने के लिए प्रदेश में गोपनीय सर्वे करवा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट के दावेदारों ने अभी से फील्ड में जोर आजमाइश शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का राजस्थान के चुनावों पर खास फोकस है, इसलिए हर सीट पर जिताऊ उम्मीदवारों के बारे में सर्वे कर फीडबैक लिया जा रहा है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे पहले करवाए जा चुके हैं, तीसरा सर्वे अभी चल रहा है। उम्मीदवार चयन के लिए सर्वे को काफी अहम माना जा रहा है। निजी सर्वे एजेंसी को फील्ड में सर्वे का काम दिया गया है। हर सीट पर 3-3 जिताऊ उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपी जाएगी। राहुल गांधी के गोपनीय सर्वे की खबरों के बाद कांग्रेस के टिकटार्थियों की धड़कनें तेज हो गई है। कई टिकटार्थियों को इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं उनके बारे में सर्वे में नेगेटिव रिपोर्ट नहीं चली जाए, और कई इस चिंता में है कि कई सर्वे में जिताऊ उम्मीदवारों की सूची से वे बाहर नहीं हो जाएं। फिलहाल राहुल गांधी की गोपनीय सर्वे को लेकर कांग्रेस में अंदर खाने उत्सुकता और खलबली का मिलाजुला माहौल देखा जा रहा है। कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी बनने के साथ ही जून अंत या जुलाई शुरू में उम्मीदवार चयन के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य में आंधी तूफान से हुई जन धन हानि से दुखी गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने भारतीय मौसम विभाग को अड़े हाथ लिया है। कटारिया ने कहा, खराब उपकरण होने का बहाना नहीं चलेगा। दिल्ली से हर हाल में रियल सूचनाएं राज्य को आनी चाहिए। मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर मंगलवार को शासन सचिवालय में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद आपदा एवं राहत प्रबंधन मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि भारतीय मौसम विभाग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। दिल्ली से समय पर सूचना नहीं मिली, जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भारतीय मौसम विभाग को ही करनी है। कटारिया ने कहा कि पहले डॉप्लर राडार नहीं थे, तब भी मौसम विभाग सटीक भविष्यवाणी करता था। राज्य में मानसून की सटीक एवं सही जानकारी देने के लिए सभी संयंत्रों को ठीक किया जाएगा। राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति की आज आयोजित हुई अहम बैठक। इस अहम बैठक की अध्यक्षता यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने की। बैठक के अंदर टोडा रायसिंह शहर के मास्टर प्लान को लेकर के लिया गया निर्णय। टोडा रायसिंह शहर का अब सुनियोजित तरीके से होगा विकास। राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति की अहम बैठक आज राजधानी जयपुर के नगर नियोजन भवन में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने की। बैठक में एसीएस यूडीएच पीके गोयल, एलएसजी सचिव नवीन महाजन, डीएलवी निदेशक पवन अरोड़ा, मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी, टोडा रायसिंह नगर पालिका के अध्यक्ष और अजमेर कोटा जोन के सीटीपी मौजूद रहे। बैठक में टोडा रायसिंह शहर के नए मास्टर प्लान को लेकर के विस्तृत रूप से मंथन किया गया। बैठक के अंदर टोडा रायसिंह शहर के मास्टर प्लान के तहत शहर के सुनियोजित विकास की चर्चा की गई। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता की राय पर भी विचार विमर्श किया गया। जयपुर के पृथ्वीराज नगर में विकास कार्य न होने से खफा स्थानीय लोगों का आज 23वें दिन भी धरना जारी रहा। पृथ्वीराज नगर जन अधिकार संघर्ष समिति के आह्वान पर पृथ्वीराज नगर के कई बाजार भी आज आधे दिन तक बंद रहे। बीजेडी अधिकारियों का दावा है कि पृथ्वीराज नगर में नियमित रूप से विकास के काम करवाए जा रहे हैं। दरअसल पृथ्वीराज नगर में विकास कार्य न होने से स्थानीय लोग खफा है, जिसके चलते समिति ने आज आधे दिन तक पृथ्वीराज नगर के बाजार बंद करने का आह्वान किया था। गांधी पथ, दाबाद, सिरसी रोड समेत विभिन्न इलाकों के बाजार में इस बंद का असर देखने को मिला। हम आपको बता दें कि पृथ्वीराज नगर जन अधिकार संघर्ष समिति की ओर से पिछले 23 दिन से
जेडीए के चित्रकूट स्थित जोन कार्यालय पर धरना भी दिया जा रहा है। समिति का आरोप है कि जेडीए ने उनसे नियमन का पैसा भी वसूल लिया, लेकिन बाशिंदे आज भी पानी, बिजली, सड़क, सीवर समेत विभिन्न मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। जेडीए का दावा है कि पृथ्वीराज नगर में नियमन से वसूली गई पूरी राशि विकास कार्यों पर खर्च की जा रही है। सड़क, लाइट समेत अन्य विकास के काम करवाए जा रहे हैं, तो वही पानी के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि जलदाय विभाग को भी ट्रांसफर कर दी गई है। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से आंधी और तूफान को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसके बाद सवाई मानसिंह अस्पताल, जो कि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर इस समय ओपीडी के मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इन मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा जो मरीज यहाँ पहुंच रहे हैं वो एलर्जी और जो अन्य बीमारियां, खास करके जिनमें सीओपीडी, दमा और अन्य रोगों को लेकर के यहाँ लोग विशेष रूप से यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं। यहाँ अगर देखा जाए और चिकित्सकों की जो ओपिनियन है, उनका ये कहना है कि ऐसे में जबकि मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है, जिन लोगों को एलर्जी हो, जिन लोगों को हार्ट की बीमारी हो या लंग्स में परेशानी हो, ऐसे लोगों को विशेष रूप से एहतियात बरतनी चाहिए। और यही वजह है कि इन लोगों ने यह भी कहा है कि जहां तक संभव हो घर से बाहर ना निकलें, और यदि उनकी किसी भी तरह की कोई दवा चल रही है तो वे दवा अपनी कंटिन्यू रखें। अगर वे लोग इन्हेलर लेते हों तो इन्हेलर को जो है पास रखें। टोंक जिले में भी नजर आया मौसम विभाग की चेतावनी का असर। दिन भर चलती रही रुक रुक कर तेज हवाएं व हल्के बवंडर। सोरण पंचायत के सुनेला गांव में टूटी 11 केवी की लाइन से नीचे गुजर रहे बाइक सवार की करंट से हुई मौके पर ही मौत। यहां दोपहर चले तेज अंधड़ के बीच सोरण ग्राम पंचायत के सुनेला गांव में 11 केवी की लाइन का तार टूटकर गिर जाने से उसके नीचे से गुजर रहे बाइक सवार हुसैन अहमद की करंट की चपेट में आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही सरदा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने 10 लाख रुपए का मुआवजा और मृतक के परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया। मामला उस समय सुलझा जब थानाधिकारी जगदीश मीणा द्वारा इस मांग से JVNL के अभियंताओं को अवगत कराए जाने के बाद JEN रूरल मनीष मीणा मौके पर पहुंचे और नियमानुसार 5 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया। मृतक हुसैन अहमद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला था और पिछले 3 वर्ष से अपने परिवार के साथ यहाँ रहकर रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहा था। सैटेलाइट अस्पताल शाहपुरा में 1 करोड़ 80 लाख कार्यों का लोकार्पण। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कहा, शाहपुरा में जिला स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। अगले महीने 5 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति भी जारी करवाएंगे मेघवाल। भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा उपखंड मुख्यालय पर स्थित राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय में 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित मीटिंग हॉल, स्टोर, टॉयलेट ब्लॉक और गहन शिशु चिकित्सा इकाई का लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने किया। मेघवाल के साथ भीलवाड़ा के सांसद सुभाष बेड़िया भी उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कहा कि वे शाहपुरा के सैटेलाइट चिकित्सालय को भीलवाड़ा के जिला चिकित्सालय के समक्ष बनवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में अगले 3 महीनों में 5 करोड़ रुपए की योजना तैयार कर स्वीकृति करवाई जाएगी। विद्याश्रम स्कूल को लगा एक और झटका। राजस्थान हाईकोर्ट ने फीस बढ़ोतरी पर लगाई रोक, हालांकि आदेश याचिकाकर्ताओं तक ही रहेगा सीमित। फीस बढ़ोतरी के मामले में 2 दिन बाद ही विद्याश्रम स्कूल को एक और झटका लगा है। हाईकोर्ट ने विद्याश्रम स्कूल जेएलएन मार्ग ब्रांच में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। आज जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने पीयूष जैन व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये रोक लगाई। अदालत ने स्कूल को निर्देशित किया कि वह सत्र 2018-19 में बढ़ी हुई फीस की वसूली नहीं करेगी, वह स्टूडेंट्स सत्र 2017-18 के अनुसार ही फीस जमा कराएंगे। हालांकि इस आदेश का फायदा केवल याचिकाकर्ताओं को ही मिलेगा। इससे पहले शनिवार को भी हाईकोर्ट ने प्रताप नगर ब्रांच में बढ़ी हुई फीस वसूलने पर रोक लगा दी थी। आपके प्यार और भरोसे ने एक बार फिर दिखाया हमारी खबर का असर। हेडमास्टर भर्ती परीक्षा में आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों की मांग को आखिरकार आरपीएससी ने माना। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। कल आरपीएससी पर जिन अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया उनकी खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था और यही वजह रही कि जिस मांग के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया उसे आरपीएससी ने आखिरकार मान लिया। इसके चलते सैकड़ों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अभ्यर्थियों ने फोन और वीडियो क्लिप भेजकर न्यूज 18 राजस्थान का शुक्रिया जताया। दरअसल आरपीएससी ने हाल ही में हेडमास्टर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें 5 साल का अनुभव और बीएड को पात्र माना। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास अनुभव तो है लेकिन उनकी बीएड अभी समाप्त नहीं हुई और रिजल्ट अगले महीने तक आएगा। इस मामले को लेकर उनको अपात्र माना जा रहा था। वहीं उनके पास हाईकोर्ट का फैसला भी था जिसमें कोर्ट ने आयोग को उन्हें पात्र मानने के लिए कहा गया।
बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहे सेना के युद्धाभ्यास विजय प्रहार का कल समापन होगा। 1 अप्रैल से चल रहे इस युद्धाभ्यास में तकरीबन 20,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जिन्होंने आज परमाणु हथियारों से निपटने की तकनीक का भी अभ्यास किया। भविष्य में युद्ध होने की स्थिति में रासायनिक और परमाणु हथियारों से निपटने के लिए सेना के जवानों और अधिकारियों ने रेगिस्तान के रेतीले दौरों में न्यूक्लियर प्रोटेक्शन सूट पहनकर अभ्यास करते हुए कई नई तकनीकों पर काम शुरू किया। सैन्य सूत्रों ने बताया कि सेना ऐसे हमलों से निपटने के लिए वायुसेना के साथ मिलकर खुद को तैयार कर रही है। कल यानी बुधवार 9 मई को युद्धाभ्यास विजय प्रहार के समापन पर सप्त शक्ति कमांड के कमांडर समेत अनेक शीर्षस्थ सैन्य अधिकारी लगभग 40 दिनों से चल रहे युद्धाभ्यास का फाइनल रिहर्सल करेंगे। युद्धाभ्यास के समापन समारोह में थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के आने की भी संभावना है। जोधपुर के बिलाड़ा थाना के 4 पुलिसकर्मियों पर एक नाबालिग युवती ने संगीन आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि पुलिसकर्मी रात 9 बजे उसके घर पे आकर दरवाजा तोड़ उसे और उसके परिवार को थाने ले गए। रात 11 बजे उसे एक अलग कमरे में ले जाकर उसके कपड़े उतरवाए और साथ में बदसलूकी और छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। जो आरोप नाबालिग ने लगाए हैं वह बहुत गंभीर है। नाबालिग का आरोप है कि रात 9 बजे पुलिसकर्मी उसके घर आए, घर का दरवाजा तोड़ा और उसे और उसकी परिवार को थाने लेकर गए। रात 11 बजे नाबालिग को अलग कमरे में ले जाकर सुनील टाडा, मनीराम, महिपाल व श्यामलाल नामक पुलिसकर्मी ने उसके कपड़े उतारे, उसके साथ मारपीट की और छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग का ये भी आरोप है कि उसके माता पिता के साथ पुलिस ने मारपीट की, जिसके चलते उसकी मां का कान कट गया और पिता के चेहरे पर गंभीर चोटें आई। इलाज के दौरान 5 टाँके तक लगाने पड़े। पीड़िता की माने तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजसमंद में भीम थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में कुएं में मिला विधवा महिला के साथ मासूम का शव। पुलिस मान रही है आत्महत्या, तो पीयर पक्ष ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शुरू किया अनुसंधान। भीम के लालपुरा गांव में विधवा महिला और बच्चे के कुएं में डूबने की सूचना पर भीम डिप्टी सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को कुएं से बाहर निकलवाया। सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद दोनों शवों को निकलवाकर भीम सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया। दोनों के डूबने के कारणों के पीछे आत्महत्या है या हत्या, इसे लेकर संदेह की स्थिति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार मृतका पूनम के पति की मौत 7 वर्ष पूर्व हो चुकी है। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलवाया तो मृतका पूनम के पीहर पक्ष ने हत्या की आशंका जताई। इस पर पुलिस ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने बारीकी से मामले को लेकर अनुसंधान शुरू कर दिया है। डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम पर सोम नदी में नहाते समय एक युवक और 2 भाई बहन डूब गए। हादसे में दोनों भाई बहन तो बच गए, लेकिन युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार साबला निवासी अजय मीणा अपने पड़ोसी ईश्वर और रेखा के साथ बेणेश्वर धाम पर सोम नदी में नहाने गया था। नहाते समय अजय मीणा और रेखा ज्यादा गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इस दौरान ईश्वर ने अपनी बहन को तो डूबने से बचा लिया, लेकिन अजय की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर आसपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अजय के शव को नदी से निकलवाया। इधर पुलिस ने साबला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अलवर जिले के भैरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग छात्रा के साथ 3 युवकों के द्वारा अपहरण कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है। अलवर जिले के भैरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्यूशन करने आई एक नाबालिग लड़की को 3 युवकों के द्वारा अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों की ओर से भैरोड थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता के पिता की ओर से योगेश सीसराम सहीराम के खिलाफ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया है। इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पीड़िता की ओर से दर्ज रिपोर्ट में बताया गया है कि 12 अप्रैल को वो कोचिंग करने के लिए भैरोड आई थी। इसके बाद 3 युवकों ने उसका मुंह पर रुमाल लगाकर उसका अपहरण कर लिया और बेहोश अवस्था में उसे होटल ले गए, जहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया गया। रुक करते हैं हमारे सहयोगियों का। भरतपुर की चिकसाना थाना पुलिस ने आज ऐसी फर्जी दुल्हन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसने कई लोगों से झूठी शादियां रचाकर उनके लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया है। पूछताछ में फर्जी दुल्हन रिया ने बताया कि उसकी शादी कराने वाले सभी साथी फर्जी माँ बाप और भाई हैं। पुलिस ने उसके 4 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में यह भी सामने आया कि इस लुटेरी दुल्हन ने भरतपुर के अलावा धौलपुर के राजा खेड़ा और बसेड़ी में भी फर्जीवाड़े से शादी कर लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया है। फिलहाल पुलिस
इनसे अन्य वारदातों के बारे में भी गहनता से पूछताछ कर रही है। पकड़े गए सभी लोग दिल्ली, फतेहाबाद, फिरोजाबाद क्षेत्रों के रहने वाले हैं। जोधपुर शहर में एक बार फिर एटीएम के लूट का प्रयास हुआ है। मामला शहर के भगवती कॉलोनी का है, जहां पर देर रात लुटेरों ने पहले कैमरे तोड़े और उसके बाद एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि वो कैश बॉक्स तक नहीं पहुंच पाए। जोधपुर शहर में एक बार फिर एटीएम की लूट का प्रयास का मामला सामने आया है। शहर के भगवती कॉलोनी स्थित पीएनबी के एटीएम में देर रात अज्ञात लुटेरों ने एटीएम लूटने का प्रयास किया। देर रात शटर में घुसे और पहले कैमरे तोड़े, उसके बाद एटीएम को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि काफी मशक्कत के बाद भी लुटेरे कैश बॉक्स तक नहीं पहुंच पाए। इस बीच सुबह जब ग्राहकों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस 6 घंटे बाद जांच करने पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना किया तो पता चला कि पहले कैमरे को तोड़ा गया और उसके बाद एटीएम को लूटने का प्रयास हुआ। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। रियांबड़ी उपखंड प्रशासन ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रियांबड़ी तहसीलदार ने अवैध बजरी परिवहन कर रहे 4 डंपरों को जब्त करने की कार्रवाई की है। तहसीलदार की इस कार्रवाई के बाद अवैध बजरी खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों के बाद उपखंड प्रशासन ने अवैध बजरी खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रियांबड़ी तहसीलदार सांवरवल व उनकी टीम ने डोडियाना मार्ग पर बजरी से भरे 4 डंपरों को रुपया। तहसीलदार द्वारा आवश्यक कागजात मांगने पर चालकों द्वारा कागजात नहीं उपलब्ध करवाए गए, जिसके चलते चारों डंपरों को जब्त कर लिया गया। चारों ही डंपर अवैध बजरी से भरे हुए थे और अवैध परिवहन किए जा रहे थे। इसके चलते तहसीलदार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके बाद तहसीलदार ने चारों डंपरों को बादुकला थाने में रुकवा दिया है। पिछले 76 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट पर अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर बैठे ईसीबी कर्मचारियों ने आखिरकार आज बीजेपी के झंडे और बैनर अपने धरना स्थल पर लगा लिए। गले में भाजपा के दुपट्टे डाले इन कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और जल्द नियुक्ति देने की मांग की। इन कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले लंबे समय से वे शहर के विधायकों और भाजपा के प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन केवल उन्हें आश्वासन ही दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब वे पूर्व विधानसभा की विधायक सिद्धि कुमारी से मिलने गए तो उन्होंने यह कहते हुए उन्हें रवाना कर दिया कि वे भाजपा के नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और उनके विधानसभा क्षेत्र के भी नहीं हैं। इसी से आहत होकर आज कर्मचारियों ने अपने धरने पर भाजपा के झंडे और दुपट्टे लगा दिए। इन कर्मचारियों का आरोप है कि विधायक इनकी नियुक्ति में रुचि न दिखाते हुए केवल भाजपा और कांग्रेस में बांट रही है। वार्ड में विकास कार्यों को लेकर हुई उपेक्षा तो निर्दलीय पार्षद बादाम बाई पहुंच गई यूआईटी कार्यालय। जनता की समस्याएं सुनाते समय आंखों से झलक पड़े आंसू। यूआईटी अध्यक्ष ने आश्वासन देकर मामले को कराया शांत। मामला वार्ड नंबर 21 का है, जिसमें शिवपुरा सहित चंबल नदी के किनारे बसी कॉलोनियां आती है। टूटी नालियों और सड़कों को लेकर जनता के तानों से परेशान बादाम बाई इतनी त्रस्त हो चुकी थी कि आज यूआईटी अध्यक्ष आर.के. मेहता से अधिकारियों की शिकायत करने पहुंच गई। आवासीय योजना की लॉन्चिंग के बाद जैसे ही अध्यक्ष आर.के. मेहता, भाजपा विधायक प्रहलाद गुंजल और यूआईटी अधिकारी कक्ष में पहुंचे तो पार्षद ने रोकर अपनी पीड़ा सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप जड़ा कि निर्दलीय होने के कारण उनके वार्ड की जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है और इसका प्रमुख कारण राजनीतिक द्वेषता है। विधायक गुंजल ने तो विधानसभा क्षेत्र का हवाला देकर मामले को टाल दिया, लेकिन यूआईटी चेयरमैन आर.के. मेहता ने उन्हें आश्वासन दिया कि जिन कार्यों के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं उनके कार्य जल्द शुरू हो जाएंगे। यूआईटी सचिव आनंदीलाल वैष्णव ने भी इस मामले को लेकर नाराजगी जताई। भरतपुर जिले की कामा पंचायत समिति के प्रधान पद का उपचुनाव आज भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया गया। इस उपचुनाव में भाजपा की रचना ने अपनी प्रतिद्वंदी कमलेश जाटव को शिकस्त देकर प्रधान पद की कुर्सी पर कब्जा जमाया। निर्वाचन अधिकारी सुरेश यादव की देखरेख में हुए इस चुनाव में भाजपा की रचना कुमारी को 18 मत प्राप्त हुए, तो वहीं कमलेश जाटव को मात्र 6 ही मत मिल पाए। जैसे ही रचना जाटव को विजय घोषित किया, उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और रचना कुमारी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी सुरेश यादव ने निर्वाचित प्रधान रचना को पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलवाई। इस दौरान डीग के एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह कविया, सीओ कामा राय सिंह बेनीवाल के अलावा भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया था। पेयजल समस्या से त्रस्त सवाईमाधोपुर जिले में चहुं और मची हुई है मारामारी।
न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र बल्कि शहरी क्षेत्र यहाँ तक कि जिला मुख्यालय पर भी पेयजल समस्या को लेकर हो गए हैं हालात विकट। सवाईमाधोपुर के आज आलमपुर क्षेत्र की महिलाओं ने लगाया जाम। सवाईमाधोपुर जिले में न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र बल्कि शहरी क्षेत्र में भी पेयजल समस्या को लेकर अब हालात पूरी तरीके से विकट हो गए हैं। आलमपुर क्षेत्र की महिलाएं पिछले कई समय से पेयजल समस्या को लेकर जूझ रही हैं और आज जब उनके सब्र का बांध टूट गया तब आज उन्होंने आलमपुर सर्किल पर जाम लगा दिया। पुलिस अधिकारियों की कड़ी मशक्कत के पश्चात भी वे जाम खोलने को राजी नहीं हुई। इसके पश्चात जब जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया, इसके पश्चात ही महिलाएं जाम खोलने को राजी हुई। यहाँ तक कि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर पेयजल आपूर्ति बराबर नहीं हुई तब जाम वे एक बार फिर से लगाएंगी। लहसुन खरीद केंद्र पर अव्यवस्थाओं को लेकर फूटा किसानों का गुस्सा। किसान नेताओं के साथ मिलकर मंडी में किया जमकर हंगामा। व्यवस्थाएं जल्द दुरुस्त नहीं होने पर मंडी बंद करने की दी चेतावनी। एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह कृषि उपज मंडी में लहसुन खरीद में अव्यवस्थाओं को लेकर गुस्साए किसानों ने आज हंगामा कर दिया। अखिल भारतीय किसान महासंघ के जिलाध्यक्ष दूलीचंद बोरदा के नेतृत्व में गुस्साए किसानों ने राजफेड और मंडी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप था कि खरीद केंद्र पर 12 की जगह 3 कांटे लगाए हुए हैं और उन पर भी खरीद समय पर शुरू नहीं की जा रही। इसके साथ ही ऑनलाइन पर्ची के बावजूद खरीद केंद्र पर सिर्फ कोटा जिले के किसानों का लहसुन खरीदा जा रहा है, जिसको लेकर भारी नाराजगी है। गुस्साए किसानों ने खरीद केंद्र पर मौजूद अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। हंगामे की सूचना मिलने पर अनंतपुरा थानाधिकारी अमर सिंह मौके पर पहुंचे और समझाइश करके मामले को शांत करवाया। झालावाड़ जिले के 3 धार इलाके में आज से एक गैर लाभकारी स्वयंसेवी संस्था अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा जिले भर के स्कूलों में मिड डे मील पहुंचाने का शुभारंभ हो गया। अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा फिलहाल जिले के 157 स्कूलों के करीब 14,000 बच्चों को मध्याह्न भोजन की सप्लाई की जाएगी। संसदीय सचिव नरेंद्र नागर ने फीता काटकर शुभारंभ किया। अक्षय पात्र फाउंडेशन प्रदेश भर के साथ साथ देश भर के 37 केंद्रों के माध्यम से 10 राज्यों में करीब 18.5 लाख बच्चों को भोजन मुहैया करवाता है। तो वहीं इसका केंद्रीकृत रसोई घर 3 टियर की क्षमता रखता है। तो वहीं झालावाड़ जिले में स्थापित इसका केंद्रीकृत रसोई घर करीब 20,000 स्कूली बच्चों को भोजन सप्लाई करने की क्षमता रखता है। उदयपुर में समर कप फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का हुआ आगाज। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 25 राज्यों के 400 शतरंज प्लेयर हो रहे हैं शामिल। चेस इन लेक सिटी की मेजबानी में आज उदयपुर में समर कप फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का आगाज हुआ। शहर के भंडारी दर्शक मंडप के हॉल में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में देश भर के 25 राज्यों के करीब 400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें प्रशासनिक सेवाओं के अलावा नेपाल से भी कुछ खिलाड़ी भाग लेने के लिए आए हैं। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। इस दौरान खिलाड़ी अपने खेल के माध्यम से प्रतिद्वंदी को मात देने की कोशिश करते नजर आए। इस प्रतियोगिता की कुल इनामी राशि 3 लाख रुपए है। इस प्रतियोगिता में फीडे रेटेड खिलाड़ियों के साथ साथ अन्य रेटेड खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं, जो कि अपने बेहतर प्रदर्शन से अपने फीडे रेटिंग को बढ़ाएंगे। जयपुर जीआरपी ने हवाला की बड़ी रकम के साथ एक युवक को हिरासत में ले लिया है। जीआरपी को प्लेटफॉर्म 3 पर अनिल कुमार गुप्ता पर शक हुआ तो बैग की तलाशी लेने पर नोटों की गड्डियां मिली। थाना प्रभारी संपत राज ने बताया कि बैग में कुल 13.5 लाख रुपए रखे थे। अनिल अलवर के लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला है। जयपुर से रकम लेकर अहमदाबाद वो जा रहा था। जीआरपी ने आयकर विभाग की टीम को ये सूचना दी। यूपी के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास से हाथ धोना पड़ सकता है। जी हां, प्रदेश सरकार ने राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम 1956 में संशोधन कर पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी सुविधाओं का हकदार बनाया है, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के कानून को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकारों को इस तरह का कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आंच से राजस्थान भी अछूता नहीं है।
यहाँ भी प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी सुविधाओं का हकदार बनाने के लिए राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम 1956 में संशोधन किया था, जिसे वरिष्ठ पत्रकार मिलाप चंद डांडिया ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसकी अगली सुनवाई 28 मई को है। हमें मकान दिए गए हैं जिनको कि बाद में लाइफ लॉन्ग वो रहते आए हैं रहने के लिए, लेकिन अब की बार इन्होंने उसको कानून बना के और ये व्यवस्था करी। पहले ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से थी, अब कानून जो बनाया है वो बहुत ही मज़ेदार है। कानून में इन्होंने कहा कि जो भी चीफ मिनिस्टर 5 साल रह लेगा उसको आजीवन निःशुल्क मकान मिलेगा राजस्थान सरकार की ओर से। अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री आजीवन किन किन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। आजीवन सरकारी बंगला, 10 लोगों का स्टाफ, 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर सहित सरकारी गाड़ी, राज्य और राज्य के बाहर भरपूर इस्तेमाल की छूट। पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा उनका परिवार भी कर सकता है इस्तेमाल। इस मामले में हाईकोर्ट में पैरवी करने वाले अधिवक्ता विमल चौधरी का कहना है कि जब मामले की सुनवाई हो रही थी तभी राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता NM लोढ़ा ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि समान प्रकृति का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में हाई कोर्ट इसकी सुनवाई टाल दे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है, ऐसे में राज्य सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा। यहाँ सुनवाई चल रही थी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर माननीय चीफ जस्टिस साहब के यहाँ, तो राज्य सरकार के महाधिवक्ता की ओर से ये रिटर्न सबमिशन पेश किया गया था कि सिमिलर नेचर का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, इसलिए इस मामले की सुनवाई डेफर कर दी जाए। पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी सुविधाओं का हकदारी बनाने के लिए राजस्थान विधानसभा ने जो बिल पास किया था वो हाईकोर्ट में लंबित है और कल यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि राज्य विधानसभाओं को इस तरह का बिल पास करने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी सुनवाई पर राजस्थान हाईकोर्ट का इस बारे में क्या रुख रहता है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। पुलिस कार्रवाई के बाद भी सट्टेबाज अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जयपुर के परकोटा इलाके में 2 स्थानों पर IPL के मैच पर सट्टा करते हुए सटोरियों को पकड़ा गया है। रामगंज पुलिस ने हनुमंत नगर में एक मकान पर दबिश देकर 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। वहीं शास्त्री नगर इलाके से भी 3 सटोरी गिरफ्तार किए गए। DCP नॉर्थ सत्येंद्र सिंह ने बताया कि सटोरियों से LED सेटअप बॉक्स, मोबाइल, कैलकुलेटर और लाखों रुपए के हिसाब किताब के रजिस्टर्स जब्त किए गए हैं। प्रदेश के श्रम मंत्री जसवंत यादव कल से ही जोधपुर दौरे पर हैं। कल उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। आज सुबह एकाएक वह शास्त्री नगर स्थित सरकारी महिला ITI कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां मौजूद छात्राओं से बातचीत की और कॉलेज की व्यवस्थाओं पर चर्चा भी करते नजर आए। उन्होंने छात्राओं से क्लासरूम में पढ़ाई के साथ अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी बात की।